अरे भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस पल का हम सबको इंतजार था वो आ गया है। स्पेशल ट्रेनिंग का दिन। हमारे प्रोफेसर मो डोंगजी 5 चुने हुए स्टूडेंट्स को खुद हेलीकॉप्टर से नानजियांग प्रोविंस की मिलिट्री की बड़ी ट्रेनिंग वाली जगह पर ले गए। जैसे ही उनका चॉपर नीचे उतरा, उनको एक जबरदस्त चीज दिखी। कुछ लोग एकदम नए मैकेनिकल सूट्स में पहले से इंतजार कर रहे थे, जो बहुत ही ताकतवर लग रहे थे। पता चला यार, ये सिर्फ कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ा जरूरी इवेंट था, एकदम असली राइजिंग स्टार्स का जलसा। यहाँ पर शांघाई यूनिवर्सिटी के टॉप 5 बहुत तेज स्टूडेंट्स थे, क्योटो यूनिवर्सिटी के भी 5 बेस्ट स्टूडेंट्स थे, और मिलिट्री और मेकागॉड ग्रुप से भी कई जवान ताकतवर लोग थे, जैसे एक सुपर टीम बन रही हो। नीचे जमीन पर लो योंगजियन खुशी से झूम रहा था। एक बहुत बड़े चमकदार लाल मैक की तरफ इशारा करते हुए बोला, यार लोग कहते हैं कि उसकी लड़ने की ताकत एक रेयर लेवल एक्सपर्ट जितनी है, और मेकागॉड ग्रुप ने ये जबरदस्त मशीन्स खुद बनाई हैं। अचानक एक आवाज आई, खासकर लिन जीचेन और शेन किंगहान को बुला रही थी, जिससे वो दोनों हैरानी से पलट गए। एक स्मार्ट जवान लड़का एक चमकदार काले मैकेनिकल सूट में उनके पास आया। उसने अपना नाम ज़ांग काय बताया और तुरंत पूछा कि क्या वो शांघाई यूनिवर्सिटी के टॉप लोग हैं, जिसको लिन जीचेन ने शांति से हाँ बोला। ज़ांग काय बहुत हैरान हो गया। शेन किंगहान को टॉप रैंक्स में देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगा। उसने मिडिल स्कूल की बात याद की, जब वो कुछ लैब्स में भी थक जाती थी और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो टॉप 5 फ्रेशमैन में है। कसम से कितनी बदल गई है। लिन जीचेन बीच में बोला, यार की शेन किंगहान की जीन फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी है, और अपने प्रोसीजर के बाद वो बहुत ताकतवर हो गई है और प्रोविंस के स्कोर्स में भी सबसे आगे थी। अपने दोस्त का तो हमेशा साथ देता है अपना एमसी। ज़ांग काय बहुत प्रभावित हुआ। वो बस शेन किंगहान की जबरदस्त बदलाव और नई ताकत को देख ही सकता था। शेन किंगहान भी बहुत अच्छी थी। उसने भी उसकी तारीफ की कि अगर ज़ांग काय इतने ताकतवर मेकागॉड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी ताकत भी बहुत बड़ी होगी। ज़ांग काय ने गर्व से बताया कि मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस के साथ उसकी अच्छी कंपैटिबिलिटी ने उसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स के रास्ते खोले हैं, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। और उसने एक चमकदार मैकेनिकल गॉन्टलेट दिखाया। अरे भाई, क्या शान दिखाई। फिर उसने जल्दी से बोला कि उसके कुछ और काम है, और वादा किया कि वो उनसे कल ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेगा, और फिर चला गया। जैसे ही दिन खत्म होने लगा, लुओ योंगजियन ने समझदारी से कहा कि सबको कैफेटेरिया जाना चाहिए, क्योंकि देखो यार, भूखे हीरोज को गुस्सा आता है। अंदर बड़े भीड़ वाले डाइनिंग हॉल में शेन किंगहान लिन जीचेन से बहुत खुशी से बोल रही थी कि खाना कितना मजेदार है, उनके स्कूल के कैफेटेरिया से तो बहुत अच्छा है। उसने फिर प्यार से एक टुकड़ा उठाया और लिन जीचेन को ऑफर किया, जैसे उसे ट्राई करने को बोल रही हो। उसने वो टुकड़ा लिया और सर हिलाकर माना कि हाँ, ये सच में अच्छा है। जबकि ली मोल्यू और लो योंगजिन उनका ये पब्लिक में प्यार देखकर थोड़ा गुस्सा हो रहे थे। अजीब सी हालत। मूड हल्का करने की कोशिश में ली मोल्यू ने मजाक में मावेवी से एक टोफू का टुकड़ा खिलाने को कहा। मावेवी ने बिना सोचे समझे बहुत मजेदार तरीके से और सीधा बोल दिया कि दफा हो जाओ। उफ! अचानक एक आवाज ने ली मोल्यू का नाम पुकारा, जिससे वो बहुत गुस्से वाले चेहरे के साथ पलट गया। उसका गुस्सा तुरंत हैरानी में बदल गया जब उसने उन लोगों को पहचाना जो उनकी टेबल पर आए थे। 2 घमंडी जवान लड़के उनके सामने खड़े थे। साफ पता चल रहा था कि वो दिक्कत करने आए हैं। ब्लॉन्ड लड़का तुरंत गुस्से में आ गया और घमंड से ली मोल्यू को क्योटो का गद्दार बोला। देखो कितनी बदतमीजी कर रहा है। पर्पल बालों वाले लड़के ने भी उसकी बेइज्जती और बढ़ा दी। मजाक उड़ाते हुए ली मोल्यू को वो कचरा बोला, जिसको वो पहले बहुत आसानी से हरा देता था। यार, कितनी हिम्मत है इसकी। इस साफ बेइज्जती से गुस्से में आकर ली मोल्यू अपनी जगह से उठा और बोला कि अब चीजें पूरी तरह बदल गई हैं। ये अब पहले वाला ली मोल्यू नहीं है। ब्लॉन्ड लड़का हंस पड़ा, घमंड से बोला कि जिस वक्त ली मोल्यू ने शांघाई यूनिवर्सिटी चुनी, उसकी ताकत वहीं बंद हो गई थी और उसे और किसी और चीन चुआन नाम के किसी और से आगे निकलना ही था। अरे भाई, सीधा चैलेंज दे दिया। उसने फिर सीधा ली मोल्यू को चैलेंज किया कि बाहर आकर लड़े। ली मोल्यू ने कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ तुरंत हाँ कर दी। यार, अब तो मजा आएगा। ये बढ़ती हुई लड़ाई ने तुरंत कैफेटेरिया में हर एक इंसान का ध्यान खींच लिया। बाकी लोग अपना खाना छोड़कर बाहर भाग गए बहुत उत्साह के साथ, एक क्योटो यूनिवर्सिटी के जीनियस और एक शांघाई यूनिवर्सिटी के जीनियस के बीच की लड़ाई देखने के लिए। यार, सब बहुत एक्साइटेड थे। बाहर ली मोल्यू बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अपने दोनों अपोनेंट्स को एक साथ आने को बोला कि एक एक करके हराने में वक्त बर्बाद होगा। अपना लड़का तो फुल फॉर्म में था। ब्लॉन्ड जवान लड़के, जिसका नाम गाओमू था, उसने भी उतने ही घमंड से जवाब दिया कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला कि वो अकेला ही ली मोल्यू को हरा सकता है। उनके बीच की दुश्मनी साफ दिख रही थी। उसने फिर आगे की तरफ छलांग लगाई और सीधा अपने राइवल के सामने उतरा, लड़ने के लिए तैयार। ली मोल्यू ने हंसकर बोला, गाओमू को हमेशा हारने वाला बोलकर मजाक उड़ाया और बिना सोचे अपने ताकतवर सफेद बंदर के रूप में बदल गया। चलो शुरू हो जाओ। अपने अंदर ही अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे याद था कि पिछले हफ्ते ही उसने एक शैडो नाइट कैट जीन के साथ फ्यूजन किया था।
यार ये तो गेम बदल देगा। उसको यकीन था कि इस नए फ्यूजन ने उसकी पहले की स्पीड की कमी को पूरा कर दिया है और अब कोई रास्ता नहीं कि गांव मुंह उसको हरा सके। अपने एमसी का पावर अब तो सच में सॉलिड है। जवाब में गांव मुंह भी बदल गया। उसकी बॉडी तेजी से एक मजबूत ताकतवर पर्पल पंख जैसे आर्मर से ढक गई। देखो कितना जबरदस्त पावर दिखाया। भीड़ में से ध्यान से देखते हुए लिन जिचन ने तुरंत बदलाव को समझा। उसको तुरंत समझ आ गया कि गाओ मू ने एक आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के जीन के साथ फ्यूजन किया है, जो एक अर्थ एट्रीब्यूट बीस्ट है और अपनी जबरदस्त डिफेंस के लिए फेमस है। यार ये तो बहुत हाई टीयर जीन फ्यूजन है। लिन जिचन ने अपने मन में सोचा कि एक नॉर्मल टीयर 9 आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन भी एक हाई लेवल टीयर 1 डेमोनिक आई जायंट एप के पूरे जोर के पंच को आसानी से झेल सकता है। कसम से कितनी ताकतवर डिफेंस है इसकी। लड़ाई शुरू हो गई। ली मोयू ने एक बहुत बड़ा ताकतवर पंच मारा, जिसको गाओ मू ने हैरानी से अपनी आर्मर्ड आर्म से रोक लिया और उस टक्कर से हवा में एक तेज शॉकवेव फैल गई। ली मोयू ने फिर गुस्से में लगातार कई पंच मारे, लेकिन गाओ मू बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी जबरदस्त डिफेंस हर एक वार को झेल रही थी बिना उसको हिलाए। यार ये तो एकदम टैंक है। गुस्सा तुरंत डर में बदल गया जब ली मोयू को समझ आया कि उसका ओपोनेंट जबरदस्त ताकतवर है और उसके ताकतवर अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था। ये तो ठीक नहीं है। भीड़ में से ये तेज लड़ाई देखते हुए शेन किंगहान ने लिन जिचन से कहा कि लगता है कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है और ये लड़ाई शायद ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन लिन जिचन ने सर हिलाकर मना किया। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उसने हिम्मत से बोला कि ये ड्रॉ नहीं होगा और गाओ मू ही जीतेगा। उसने समझाया कि गाओ मू साफ अपनी असली ताकत छुपा रहा है। इशारा किया कि उसके अंदर एक और बीस्ट जीन है जो उसने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। अरे भाई ये तो छुपा हुआ कार्ड है। जैसे उसको पता था, गाओ मू ने कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट दिखाई। उसे साफ पता था कि वो अभी भी अपनी पावर बचा रहा है, लेकिन ली मोयू अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा है। यार ये तो दिमागी खेल था, एकदम नेक्स्ट लेवल। गुस्से में और अपने अपोनेंट की मजबूत डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा था, ली मोयू ने दांत पीसकर गुस्सा किया। वो चिल्लाकर गाओ मू पर गुस्से से इल्जाम लगाया कि वो एक डरपोक है जो सिर्फ कछुए की तरह अपनी शेल में छुप सकता है ताकि लड़ाई को बोरिंग ड्रॉ में ले जा सके। यार ये तो बहुत बुरी बात बोली। ये बेइज्जती सुनकर गाओ मू की कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट एक तेज दांतों वाली शैतानी मुस्कान में बदल गई। अरे भाई वो खेलना बंद कर चुका है। उसने शांति से सोचा कि अब बस मजाक खत्म। अब ली मोयू को अपनी असली पूरी शक्ति दिखाने का वक्त आ गया है। असली लड़ाई शुरू होने वाली है। जैसे ही वो बोलता है, गाओ मू के आसपास की हवा में कच कच की आवाज आती है, जैसे तूफान आ रहा हो। उसका शरीर बदलने लगता है, फूलने लगता है। उसकी मांसपेशियां कपड़े फाड़ देती हैं और वो और ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है। उसका डरावना बदलाव पूरा हो जाता है। अब वो एक डरावने डेमोनिक आई जायंट एप जैसा लगता है, एक बहुत ही ताकतवर जानवर। पूरी भीड़ हैरान हो जाती है, चुपचाप देख रही है। जब उनको एक चौंकाने वाली बात समझ आती है, गाओ मू ने बिल्कुल वही बीस्ट जीन फ्यूज किया है जो ली मोयू के पास है। ली मोयू वहीं जम गया है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। वो घबराहट से हिल भी नहीं पा रहा। यार वो हैरत से चिल्लाता है, बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि गाओ मू जैसा, जिसका टैलेंट तो एवरेज है, वो इतने कम वक्त में दो अलग और बहुत ताकतवर बीस्ट जीन्स कैसे फ्यूज कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। अपने दुश्मन के चेहरे पर डर देखकर गाओ मू शर्मनाक तरीके से मान लेता है कि उसका नेचुरल टैलेंट शायद ली मोयू से कम है। लेकिन वो गर्व से घमंड करता है कि क्योटो यूनिवर्सिटी की जीन फ्यूजन टेक्नोलॉजी शानहाई यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा अच्छी है। ली मोयू अभी ये चौंकाने वाली बात समझ ही नहीं पाया था कि गाओ मू आगे बढ़ा और एक बहुत ताकतवर मुक्का मारा। उनके मुक्के इतनी जोर से टकराए कि जमीन हिल गई। उनके पैरों के नीचे की पत्थर वाली जमीन पूरी तरह से टूट गई और धूल का बड़ा बादल हवा में उड़ गया। जैसे ही वो एक दूसरे पर भारी वार करते हैं, गाओ मू अपने दुश्मन को ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाता। चिल्लाता है कि क्योटो यूनिवर्सिटी को छोड़कर शानहाई जैसी जगह जाना ली मोयू की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दोनों लड़ाकू तेजी से बुरी तरह से मुक्केबाजी करते हैं। उनकी शक्ति से पूरा अरीना हिल जाता है, लेकिन देखने वालों को जल्दी ही लड़ाई में एक बड़ा बदलाव दिखने लगता है। वो देखते हैं कि दोनों लड़ाकू ताकत में बराबर है, लेकिन गाओ मू के पास आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन जीन का फायदा है जो उसको अच्छी डिफेंस देता है। यार इस जरूरी बात का मतलब है कि ली मोयू के पास उसके खिलाफ सीधी लड़ाई जीतने का बिल्कुल जीरो चांस है। जैसे सब समझदार लोग सोच रहे थे, लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाती है। ली मोयू टूटी जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह से हार गया है, खून से लथपथ और बिल्कुल बेहोश। अपने गिरे हुए दुश्मन पर जीत कर खड़े होते हुए गाओ मू आखिरी बार एक जालिम ताना मारता है। वो झुकता है, उसकी आवाज में जलन है और बेहोश ली मोयू से पूछता है कि क्या उसको पता है कि उसकी फैमिली सिर्फ उसके भाई ली ई को सपोर्ट क्यों करती है। वो हंसकर अपने ही सवाल का जवाब गुस्से से देता है, क्योंकि ली मोयू हमेशा से बिल्कुल बेकार है। लेकिन गाओ मू यहीं नहीं रुकता। वो गिरे हुए
हुए ली मोयू का बेरहमी से मजाक उड़ाता रहता है, उसको कचरा बोलता है क्योंकि वो पहले एक मामूली लोकल फ्रेशमैन लिन जिचन से इतनी आसानी से हार गया था। अपने हारे हुए दुश्मन से नज़र हटाकर गांव मू की नज़र शानहाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ग्रुप पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, पूछता है कि उनमें से लिन जिचन कौन है। बिना एक पल भी रुके लिन जिचन शांति से ग्रुप से आगे बढ़ता है और अपना परिचय देता है, बिल्कुल शांत। गांव मू उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर एक चैलेंज देता है। वो बोलता है कि उसने सुना है कि लिन जिचन ने हाल ही में ली मोयू पर हावी हुआ है। वो हिम्मत से उससे अभी लड़ने को बोलता है और अगर लिन जिचन किसी तरह जीत जाता है तो 10 हाई ग्रेड की एंड ब्लड पिल्स का बड़ा इनाम देने का वादा करता है। ये अच्छा इनाम सुनकर लिन जिचन एक कॉन्फिडेंट शिकारी जैसी मुस्कान देता है और बस आगे की लड़ाई के लिए मान जाता है। जैसे ही लिन जिचन अरीना में जाने को तैयार होता है, लो योंगजान उसके कंधे को चिंता से पकड़ता है, उसको कुछ जरूरी सलाह देने के लिए बेताब है। वो लिन जिचन को चेतावनी देता है कि गांव मू बहुत खतरनाक है क्योंकि उसके जीन्स का कॉम्बिनेशन उसको बहुत ज्यादा अटैक पावर और मजबूत डिफेंस देता है। लेकिन वो गांव मू की सबसे बड़ी कमी बताता है, उसकी बहुत कम स्पीड। लो योंगजान लिन जिचन को जरूरी सलाह देता है कि वो उससे सीधा ना लड़े बल्कि अपनी अच्छी स्पीड का यूज करके गांव मू को थका दे क्योंकि वो डरावना बदलाव हमेशा के लिए नहीं रह सकता। लिन जिचन हाँ में सिर हिलाता है, सलाह समझ लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और हिम्मत से लड़ाई के एरिया में चला जाता है। गांव मू तुरंत उसको ताना मारने लगता है, पूछता है कि इस वक्त में कोई प्योर ब्लडेड ह्यूमन रहना क्यों चाहेगा, इसको शक्ति का बहुत बड़ा नुकसान बताता है। गांव मू खुद ही मुस्कुराता है। उसका दिमाग पहले से ही सोच रहा है कि लिन जिचन को यहाँ पूरी तरह से हराकर वो ली मोयू को उनकी शक्ति लेवल्स का असली बहुत बड़ा अंतर दिखा देगा। लिन जिचन इस बकवास से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। गांव मू से बस चुप होने और लड़ाई शुरू करने को बोलता है। एक भयानक गर्जन के साथ गांव मू आगे बढ़ता है। उसका आर्मर्ड शरीर और तेज नाखून अपने दुश्मन को फाड़ने के लिए तैयार हैं। लुओ योंगजिन की पहले दी गई सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए लिन जिचन ना तो पीछे हटता है और ना ही बचने की कोशिश करता है। इसके बजाय वो आंखें बंद कर देने वाली स्पीड से आगे बढ़ता है। वो इतनी तेजी से चलता है कि अपने पीछे कई आफ्टर इमेजेस छोड़ जाता है, सीधा अपने बड़े दुश्मन से टकराने के लिए जाता है। जैसे ही दोनों लड़ाकू डरावनी स्पीड से पास आते हैं, लिन जिचन अपना मुक्का पीछे खींचता है और एक ही विनाशकारी मुक्का मारता है जो तेज आग जैसी लाल एनर्जी से चमकता है। वो मुक्का तुरंत गांव मू के डिफेंसिव स्टैंड से टकराता है। उसका टक्कर बहुत डरावना होता है। आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन आर्मर को पूरी तरह से तोड़ देता है, जैसे वो कमजोर कांच का बना हो। वो रुकने वाला मुक्का टूटी हुई डिफेंस के अंदर से सीधा जाता है और गांव मू के चेहरे पर लगता है। खून उड़ता है और वो विशाल लड़ाकू इस मार की शक्ति से जबरदस्ती पीछे फेंका जाता है। वो जमीन पर जोर से गिरता है, चुपचाप रुक जाता है। वो एक भी अंग नहीं हिलाता। एक ही पल में वो पूरी तरह से हार गया है। पूरा अरीना हैरान भरी खामोशी में डूब जाता है। फिर शानहाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाने लगते हैं। शेन किंग हान खुशी से चीयर करती है, जबकि लुओ योंगजिन और मा वेवे पूरी तरह से हैरान होकर मुंह खोले देखते रहते हैं। लुओ योंगजिन बोलता है कि लिन जिचन तो बस कमाल है, इतनी मुश्किल लड़ाई एक ही जबरदस्त मूव में जीत गया। इधर भीड़ में खड़ा क्योटो यूनिवर्सिटी का गांव मू का साथी डर से कांप रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि उसकी खुद की ताकत गांव मू से ज्यादा नहीं है। अगर वो लिन जिचन जैसे मॉन्स्टर से लड़ता तो वो खुद भी 2 मुक्के से ज्यादा नहीं टिक पाता। तभी एक नया आदमी आसानी से भीड़ के ऊपर से कूदता है। सबका ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। वो एक सोल्जर है जो जोर से बोलता है कि उसने सोचा था कि इस साल का कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री और मेका गॉड ग्रुप के बीच एक तगड़ी लड़ाई होगी, लेकिन वो मान लेता है कि शानहाई यूनिवर्सिटी से लिन जिचन जैसा जीनियस निकलते देखकर वो सच में हैरान है। वो सोल्जर शांति से अरीना में उतरता है और अपना परिचय जाओ युअनजन के रूप में देता है, एक 19 साल का लड़का जो गर्व से मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है। एक गंभीर और पक्के इरादे वाले चेहरे के साथ वो लिन जिचन को फॉर्मली एक मैच के लिए चैलेंज करता है। लिन जिचन जाओ युआनजोंग के इस अचानक सीधे चैलेंज का शांति से जवाब देता है। अपना एमसी लिन जिचन सोल्जर को अच्छे से देखता है। ये साफ करता है कि उसका कीमती वक्त और एनर्जी एक मामूली स्पर के लिए मुफ्त नहीं है, इसमें कुछ बड़ा दांव पर होना चाहिए। एमसी की डिमांड समझकर जाओ युआनजोंग बहुत उत्सुक होकर तुरंत एक बहुत कीमती स्पिरिट फ्रूट निकालता है एज प्राइज। वो उत्साह से बताता है कि ये रेयर जेम सिर्फ 1 लाख जितना महंगा नहीं है, 5 मिलियन, लेकिन ची और खून बढ़ाने के लिए भी बिल्कुल बढ़िया है। जैसे ही लिन जिचन ने ये इतनी बड़ी रकम सुनी, उसकी आंखें चमक उठी। यार, अब हुई ना कोई बात। अपना एमसी मन ही मन में जाओ पर हंसा। उसको फटाफट समझ गया कि वो तो बस एक मामूली रैंक 8 है, उसे तो एक सही किक से भी आराम से हरा सकता था।
देखो, उसको एक एकदम आसान जीत और अच्छे इनाम का बिल्कुल सही मौका दिखा, तो वो हल्के से मुस्कुराया और तुरंत चैलेंज को मान लिया। लेकिन रुको एक सेकंड, जैसे ही हवा में तनाव बढ़ गया और ये बड़ी लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, एक सख्त फौजी ऑफिसर अचानक वहां आ गया। उस ऑफिसर ने जोर से आवाज में सख्ती से बोला कि दोस्ती वाली लड़ाई तो ठीक है, लेकिन दाव लगाना, मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के नियम तोड़ना है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यार, जैसे ही लिंजिचिन ने ये बात सुनी, उसकी लड़ने की हिम्मत जो उसने बनाई थी पल भर में गायब हो गई। उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहा। उसने हाथ हिलाया और बस बोला कि सब भूल जाओ, लो बात खत्म। अपना एमसी फिर शांति से मुड़ गया और चल दिया, बेचारे गुस्से में जाओ युआनजोंग को बिल्कुल हैरान और अकेला छोड़कर। उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं मिला। थोड़ी देर बाद भीड़ से बचकर निकलते हुए लिंजिचिन ने गांव को ढूंढ लिया। अब आगे क्या होगा, उसके लिए वो तैयार था। अपना एमसी लिंजिचिन अपने हारे हुए राइवल के ऊपर खड़ा था, जो बिल्कुल कमजोर और घायल लग रहा था। उसने उससे वो 10 एडवांस वाइटैलिटी पिल्स मांगे जो उसको वादा किए गए थे। एक घायल और बिना शर्ट के गांव दोबारा मार खाने के डर से कांप रहा था। उसने घबराकर अपना जवाब दिया। उसने जल्दी से वादा किया कि वो अपने डॉम दौड़कर जाएगा और लिंजिचिन के लिए वो कीमती पिल्स तुरंत लेकर आएगा। उसी रात बाद में अपने मिलिट्री बेस के डॉम में अकेला अपना मेहनती एमसी लिंजिचिन पूरी तरह से अपनी सख्त ट्रेनिंग में डूब गया। वो बिल्कुल भी नहीं रुकता था, सिस्टम में अपनी प्रोग्रेस को धीमा नहीं पड़ने देता था, एक दिन के लिए भी नहीं। बेड पर पलाथी मारकर बैठा लिंजिचिन की स्किन से हल्के लाल रंग की चमक निकल रही थी। ये उसकी सख्त बॉडी टेम्परिंग से हो रही बहुत ज्यादा गर्मी और मेहनत की साफ निशानी थी। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी, बता रही थी कि उसने अपनी स्किन टेम्परिंग का चौथा राउंड शुरू कर दिया है और पहले ही 12% पूरा कर लिया है। उसने हल्के से सांस छोड़ी, देखते हुए कि ये टेम्परिंग साइकिल उसके पिछले तीसरे राउंड से थोड़ा सा धीमा लग रहा है। यार, जैसे ही वो पूरी तरह से ध्यान में था, उसका ध्यान अचानक टूट गया, क्योंकि शेन किंग हान, जो सिर्फ टॉवल में थी, उसके कमरे में झांकी और अंदर आने की इजाजत मांगी। वो बड़े आराम से अंदर आई और उसके बेड के किनारे पर बैठ गई। बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। उसने मुश्किल हालात बताई, डॉम्स में हेयर ड्रायर नहीं है, और हिम्मत से उससे कहा कि वो अपने जबरदस्त की और खून के कंट्रोल का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा करे और उसके पूरे गीले बाल सुखाए। लिंजिचिन हल्के से मुस्कुराया और बोला कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आई है, क्योंकि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही वो अपनी जबरदस्त शक्तियों से धीरे से उसके बाल सुखाने में मदद कर रहा था, उसने उसको एक छोटा सा डिब्बा दिया और वो 10 एडवांस वाइटैलिटी पिल्स दिखाए, जो उसने पहले गांव मुंह से आराम से लिए थे। उसने आराम से समझाया कि उसके अब के ओपी कल्टीवेशन लेवल पर ये पिल्स उसके लिए कुछ खास नहीं है, तो उसने कहा कि वो ये ले ले। शेन किंग हान इतने कीमती और अच्छे तोहफे से हैरान रह गई, लेकिन लिंजिचिन ने उसकी झिझक को तुरंत खत्म किया। उसने दिल से उससे कहा कि वो बिल्कुल भी एहसानमंद ना बने, जोर दिया कि वो सब फैमिली हैं और उसकी सुरक्षा और खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डिब्बे पर हल्के से हाथ रखकर शेन किंग हान हल्के से मुस्कुराई और अपने एमसी का ये दिल से दिया हुआ तोहफा मान लिया। इसके तुरंत बाद उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। वो मस्ती में उसके ऊपर झुकी जब वो अभी भी बेड पर था और बोली कि अब उसकी बारी है कुछ करने की। वो उसके ऊपर आराम से बैठ गई और आराम देने वाले तरीके से उसकी छाती की मालिश की। उसने धीरे से कहा कि वो उसको अपना धन्यवाद सही से करने देगी। अगली सुबह सुनहरी सूरज मिलिट्री बेस के ऊपर निकला। सब ट्रेनिंग वालों को रोशन कर रहा था, जो दिन के कामों के लिए बाहर जमा हुए थे। जाओ युआनजोंग ने फटाफट अपने एमसी लिंजिचिन को देखा और बहुत खुश होकर उसको हेलो बोला। उसकी पिछली नाराजगी उनकी रद्दी हुई लड़ाई को लेकर खत्म हो चुकी थी। लिंजिचिन, हमेशा की तरह शांत एमसी, ने दोस्ती वाले हेलो का जवाब सिर हिलाकर दिया। बगल में खड़े होकर लिंजिचिन ने आराम से जाओ युआनजोंग से पूछा कि क्या ये खबर सच है कि उसके मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की सारी यंग जनरेशन अपनी सख्त ट्रेनिंग के लिए लेजेंडरी सोर्सलैंड में घुस गई है। लेकिन जाओ युआनजोंग ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया, साफ करते हुए बोला कि उसको अंदर कदम रखना भी नहीं बोल सकते। ये जवाब देखकर लिंजिचिन को दिक्कत हुई, तो जाओ को उसकी इस उलझी हुई बात को और समझाना पड़ा। तो अपना बोलने वाला बताता है कि मिलिट्री ने सोर्सलैंड के बिल्कुल किनारे पर बहुत सुरक्षित मजबूत शहर बना रखी हैं, लेकिन असली बात यह है कि छोटे सोल्जर्स जो अभी बस मामूली क्रीचर लेवल पर हैं, वो वहीं फंसे हुए हैं और बस बोरिंग छोटे मोटे काम कर रहे हैं। उनको सख्त ऑर्डर है, जंगल में बाहर निकलना बिल्कुल मना है, जहां यार बहुत खतरनाक पुराने तरह के लोग हैं। अपना बोलने वाला जोर देता है कि सोर्सलैंड को सही से घूमना बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा बायोलॉजिकल लेवल एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। उसने कुछ जरूरी बात बताई, समझाते
करते हुए कि जैसे एग्जॉटिक बीस्ट्स को अर्थ की वर्ल्ड पावर से एक रिपल्शन फोर्स लगती है जब वो अटैक करते हैं, वैसे ही अर्थ वालों को भी सोर्स लैंड में घुसते ही वैसी ही टक्कर मिलती है। ये अदृश्य ताकतवर शक्ति उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है, खासकर उनको जिनका वो ज़रूरी एडवांस लेवल नहीं पहुंचा है। जाओ ने फिर एक ज़रूरी बात साफ की, ये रिपल्शन इफेक्ट उन बड़े बड़े बीस्ट्स के लिए कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है जो अर्थ पर अटैक करते हैं। कसम से अनगिनत एग्जॉटिक बीस्ट्स की असली शक्ति अर्थ की वर्ल्ड पावर में घुसते ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और बस ऐसे ही अपने MC लिन ज़िचेन को एकदम से समझ आया, सब कुछ क्लियर हो गया। उसको आखिरकार असली वजह समझ आई कि अर्थ के जीन फ्यूजर्स उन्हीं क्रीचर्स को पूरी तरह से कैसे हरा देते हैं जिनके पावर्स उन्होंने लिए हैं। पता चला वो बीस्ट तो जैसे एक हाथ बांध कर लड़ रहे थे। लेकिन इस नई बात पर और ज़्यादा बात करने से पहले उनकी गहरी बात अचानक रुक गई, क्योंकि एक बहुत ताकतवर इंसान अचानक आसमान से कूदा और हैरान हुए ग्रुप के बिल्कुल सामने जोर से आवाज़ के साथ ज़मीन पर उतरा। एक हड्डी हिला देने वाला झटका ज़मीन पर लगा और उनके पैरों के नीचे की ज़मीन भी बुरी तरह से टूट गई। एक जोर की आवाज़ आई, पूछ रही थी कि क्या सभी लोग आ गए हैं। जाओ युआनजोंग फौजी अंदाज में सीधा खड़ा हो गया और बोला कि सब लोग आ गए हैं और तैयार हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा इंसान खड़ा था, एक बहुत बड़ा तगड़ा इंस्ट्रक्टर जो सर से पैर तक ज़बरदस्त टैक्टिकल गियर में था। उसने अपना नाम लू तियानरोंग बताया, जो इस सख्त स्पेशल ट्रेनिंग की खुद देखभाल कर रहा ज़बरदस्त हेड इंस्ट्रक्टर था। इंस्ट्रक्टर लू सीधी बात पर आए, साफ साफ बोला कि उसको गोलमोल बातें पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ सब सीरियस ग्रोथ के लिए है, खाली बातों के लिए नहीं। अपना MC लिन ज़िचेन तुरंत सोचना शुरू कर दिया। उसका दिमाग पहले ही इंस्ट्रक्टर लू के जबरदस्त पावर लेवल को नाप रहा था। उसने तुरंत इंस्ट्रक्टर का बायोलॉजिकल लेवल एक जबरदस्त एडवांस रैंक 6 समझा। यार ये एक डराने वाला पावर लेवल था जो बड़ी यूनिवर्सिटीज के डीन के बराबर था। फिर इंस्ट्रक्टर लू तुरंत टेम्परेरी टीम्स बनाने की घोषणा करते हैं। सब हिस्सा लेने वालों को 4 अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। वो साफ साफ बताते हैं कि एक मुश्किल शुरुआती असेसमेंट शुरू होने वाला है और यार असली स्पेशल ट्रेनिंग तो बस उन्हीं के लिए शुरू होगी जो ये पहला ट्रायल पार कर लेंगे। उनकी बात सच साबित हुई। नई टीम्स बहुत तेजी से बन गईं। लिन ज़िचेन को चैन की सांस आई। उसको एहसास हुआ कि उसको शेन किंगहान के साथ उसी ग्रुप में रखा गया है। उनकी टीम में अनुशासित जाओ युआनजोंग, एक नया चेहरा ज़ैंग काई और कैपिटल यूनिवर्सिटी से दबंग, लंबा और ताकतवर शांगवान यूइंग भी हैं। शेन किंगहान खुश होकर मुस्कुराती है, अपनी खुशी जाहिर करती है कि उनकी कितनी अच्छी किस्मत है कि इतने मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस में वो अलग नहीं हुए। इंस्ट्रक्टर लू नई बनी टीम्स को एक बहुत बड़े शानदार 3 मंजिल की बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं, जहां वो लड़ाई के जरूरी नियम बताते हैं। वो बताते हैं कि इस मुश्किल बिल्डिंग की हर अगली मंजिल में कई मुश्किल चेक पॉइंट्स भरे हैं। इस चुनौती को जीतने के लिए हमारे हीरोज को हर एक मंजिल साफ करनी होगी और 3 घंटे की तेज दौड़ में छत पर पहुंचना होगा। इंस्ट्रक्टर लू बताते हैं कि पहली मंजिल एक टैक्टिकल भूल भुलैया है और उसकी हर चारों दीवारों में एक अलग दरवाजा है। हमारी चारों टीम्स इन अलग अलग दरवाजों से घुसेंगी और ये अंतिम असेसमेंट शुरू करेंगी। जल्दी से शुभकामनाएं देकर इंस्ट्रक्टर लू आसानी से बिल्डिंग की छत पर उछल जाते हैं, अपनी कमाल की फुर्ती दिखाते हुए। ऊपर से वो गरजते हैं कि असेसमेंट अब ऑफिशियली शुरू हो। लिन ज़िचेन और उसकी टीम देर नहीं करते, उस खतरनाक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, खुद को तैयार करते हुए कि जो भी खतरा अंदर है उसके लिए। यार स्पेशल ट्रेनिंग का असेसमेंट अब पूरे जोरों पर है और लिन ज़िचेन की टीम ग्रुप डी गोलियों की आवाज और पहले लेवल की मुश्किल रुकावटों को हैरानी भरी आसानी से पार कर लेती है। लेकिन जब वो प्रोग्रेस स्क्रीन पर देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, उनकी सांस रुक जाती है। हैरानी की बात यह है कि बाकी 3 ग्रुप्स तो पहले ही तीसरा लेवल पार कर रहे हैं, जबकि हमारी MC की टीम ने तो अभी अभी पहला लेवल ही खत्म किया है। लेवल 2 में एक अलग मुश्किल है, एक दिखने में आसान पर मुश्किल दिमागी टेस्ट, जहां उन्हें एक चालाक AI के खिलाफ रॉक पेपर सिजर्स का तेज गेम खेलना पड़ता है। हर हार पर एक बड़ी सजा मिलती है, दरवाजा और बंद हो जाता है और पूरी टीम को दर्दनाक बिजली का झटका लगता है। कई बार हारने के बाद लिन ज़िचेन के ब्रिलियंट दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक बहुत ही चालाक प्लान बनाता है। उसको पता है कि AI की चाल बिल्कुल भी नहीं पता होती, तो वो चालाकी से एक कांच के टुकड़े को आईने की तरह इस्तेमाल करता है ताकि अपनी चाल चलने से पहले वो AI के हाथ को देख सके। देखो, ये चालाक तरीका उसे लगातार ड्रॉस करने में मदद करता है और वो जिद्दी दरवाजे को दर्दनाक तरीके से 1-1 सेंटीमीटर खोलता रहता है जब तक वो फाइनली निकल नहीं सकते। जब वो फाइनली तीसरे लेवल के लाउंज में पहुंचते हैं तो प्रोग्रेस स्क्रीन पर एक हैरान करने वाला नजारा उनको वहीं रोक देता है। यार बाकी तीनों टीम्स A, B और C हैरानी की बात है कि बाहर हो चुकी हैं। ये समझकर कि जिसने भी इतने ताकतवर स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी खत्म किया है वो बहुत ही खतरनाक दुश्मन होगा, लिन ज़िचेन तुरंत अपनी खतरा पहचानने की एबिलिटी एक्टिवेट करता है और आगे की मंजिल को ध्यान से स्कैन करता है। उसको जल्दी ही डर लगाने वाली सच्चाई पता चलती है। तीसरी मंजिल 4 अलग कमरों में बांटी हुई है और हर एक में एक बहुत ही ताकतवर रोबोट गार्ड है। फ्लोर पर पड़े खून के निशान और बिखरे हुए मलबे को देखकर डर के साथ साफ हो जाता है कि इन रोबोट्स के पास बहुत जबरदस्त डिफेंस और अटैक की ताकत है और ये पक्का हो जाता है कि उन्होंने ही बाकी टीम्स को बेदर्दी से खत्म किया था।
इसके बावजूद कि इतना बड़ा और साफ खतरा है, लिन जिचिन जो हमेशा से कॉन्फिडेंट लीडर रहा है, अपनी ग्रुप को बहादुरी से एक खतरनाक कमरों में से एक में ले जाता है। टीम के 5 मेंबर्स एक साथ खड़े हैं, उस बड़े रोबोट के लिए तैयार हैं जो इस लेवल का तगड़ा गार्डियन है। जैसे ही टीम आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती है, रोबोट की एक बुरी लाल आंख खतरनाक तरीके से जल उठती है। बिना किसी वार्निंग के वो एक डर लगाने वाला हमला करता है, अपनी बाजू में लगे कैनन से लगातार गोलियां बरसाता है। सब ध्यान रखो, जाओ युआनजुंग चिल्लाता है, उसकी आवाज में घबराहट है। उनको चेतावनी देता है कि रोबोट हड्डियों को तोड़ने वाली गोलियां चला रहा है। ग्रुप तुरंत जो भी कवर मिलता है उसमें छिप जाता है और जांग काई चालाकी से सुझाव देता है कि वो इंतजार करे जब तक रोबोट की पूरी गोलियां खत्म ना हो जाए, कोई भी पलटवार करने से पहले। लेकिन वो थोड़ी सी उम्मीद जल्दी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि रोबोट अपना लगातार तबाह करने वाला हमला जारी रखता है और उस कवर को बुरी तरह से फाड़ देता है जिसके पीछे वो छिपे हैं। लिन जिचिन और शेन किंगहान एक दूसरे को देखकर गंभीर हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि इसके पास बहुत सारी गोलियां हैं, उनके पास जल्दी हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो वो पूरी तरह से खुले रह जाएंगे। यार, ताकत का ये डर लगाने वाला नज़ारा शांगवान यूयिंग को पूरी तरह से घबराहट में डाल देता है। वो घबरा कर कहती है कि वो हार मान ले। उसको पूरा यकीन है कि अगर बाकी सब टीम्स बाहर हो गई हैं तो उनके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं है। लेकिन जाओ युआनजोंग गुस्से से पीछे हटने से मना करता है, उसका इरादा बिल्कुल पक्का है। वो उसको सख्ती से याद दिलाता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी होपलेस लगे, वो क्विट नहीं कर सकते, नहीं तो उनको अपनी कायरता के लिए इंस्ट्रक्टर का गुस्सा झेलना पड़ेगा। शेन किंगहान हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि उसको पूरा यकीन है कि लिन जिचिन उनको लीड कर रहा है तो वो ये मुश्किल लेवल जरूर पार कर सकते हैं। जब उनका हौसला वापस आता है तो जाओ युआनजोंग जल्दी से एक नया खतरनाक अटैक प्लान बताता है। वो घोषणा करता है कि वो और लिन जिचिन, जो सबसे अच्छी फिजिकल कंडीशन में है, उस खतरनाक रोबोट पर सीधा सामने से हमला करेंगे, जबकि जान काई, शेन किंगहान और शांगवान यूयिंग सुरक्षित दूरी से धूप से मदद करेंगे। जैसे ही प्लान बन जाता है, जाओ युआनजोंग और लिन जिचिन अपने कवर से बाहर निकलते हैं, डर के बिना रोबोट पर अलग अलग तरफ से हमला करते हैं, जबकि वो लगातार गोलियां चला रहा है। जैसे ही वो हमला करते हैं, जांग काई चालाकी से 2 थर्मल सेंसिंग स्मोक ग्रेनेड्स फेंकता है, एक जरूरी दिक्कत पैदा करता है और उनको कीमती वक्त देता है। वो उनको बताता है कि वो गहरे पर्पल धुएं में छिप जाएं, जो रोबोट के थर्मल सेंसर्स को अच्छे से रोकेगा और उनकी पोजीशंस को पूरी तरह से छुपा देगा। ठीक उसी वक्त शेन किंगहान अपनी कमाल की ताकत बाहर निकालती है, कहती है, मैं इसकी स्पीड कम करूंगी। वो कमाल से अपनी ताकतवर दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करती है रोबोट के मुश्किल सिस्टम्स के अंदर के जरूरी फ्लूइड्स को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो खराब हो जाता है और उसकी रिएक्शन वक्त बहुत कम हो जाता है। जब रोबोट के सेंसर्स अब खराब हो गए हैं और उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है तो शांगवान यूइंग बहादुरी से डिकॉय बनकर आगे आती है, चालाकी से गोलियों से बचती है ताकि उसका ध्यान अपनी टीममेट से हटा सके। एक जरूरी मौका देखकर जाओ युआनजोंग अपने हाथ को बदलता है, उसको एक जबरदस्त तेज पत्थर जैसे आर्मर में बदल देता है। वो कमाल की ताकत से आगे उछलता है और अपनी आर्मर्ड मुट्ठी सीधा रोबोट के सिर पर मारता है। लेकिन यार, रोबोट का डिफेंस बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जाओ युआनजोंग झटके और तेज दर्द से पीछे गिर जाता है। उसकी बहुत मजबूत आर्मर्ड मुट्ठी उस टक्कर की ताकत से टूटने लगती है जब उसको एहसास होता है कि उसके हाथ की हड्डियां दर्द से टूट गई हैं। तुरंत बाद लिन जिचिन अपना तबाह करने वाला हमला करता है। हवा में ऊंचा उछलकर वो रोबोट के शरीर पर एक ताकतवर सही किक मारता है। दिमाग में सोचता है कि इसका पावर लेवल एक नॉर्मल रैंक 8 के बिल्कुल पीक पर लगता है। जैसे जाओ के ताकतवर पंच से कुछ नहीं हुआ था, वैसे ही इस किक से भी उस भारी आर्मर्ड ना झुकने वाली मशीन को कुछ भी नहीं होता। घायल और परेशान जाओ युआनजोंग दुखी होकर चिल्लाता है कि इसका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि वो तोड़ नहीं सकते। वो जिद कर रहा था कि उनको पीछे हटना चाहिए और ठीक होना चाहिए, इससे पहले कि वो एक और हमला करें। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने वाले थे, रोबोट ने एक बहुत खतरनाक नया हथियार सामने लाया। उसके बाजू से एक चमकता नीला एनर्जी ब्लेड बन गया, जिसने जाओ युआनजोंग को अंदर तक हिला दिया। उसने जोर से जल्दी से सबको भागने की चेतावनी दी। उसको डर के साथ एहसास हुआ कि रोबोट के थर्मल सेंसर्स ठीक हो गए हैं और अब वो उनको धुएं में से साफ साफ देख सकता है। रोबोट ने बहुत तेज रफ्तार से हमला किया, खास करके शेन किंगहान को निशाना बनाया, जो तैयार नहीं थी। उसने अपनी बड़ी एनर्जी सोड अपने सिर के ऊपर उठाई, जानलेवा ताकत से उसको नीचे गिराने की तैयारी कर रहा था, जब उसके टीममेट्स डर के मारे चीख रहे थे कि वो सावधान रहें। हैरान करने वाली तेज रफ्तार से लिन जिचिन उसको रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसने शेन किंगहान को पकड़ा और शानदार तरीके से एक तरफ उछल गया, उसको बहादुरी से बचाया। बिल्कुल तब जब रोबोट का जानलेवा ब्लेड फर्श पर टकराया, वहीं जहां वो कुछ देर पहले खड़ी थी। उनके दुश्मन की बहुत ज्यादा तबाह करने वाली ताकत ने टीम की पहले से ही कमजोर हिम्मत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। शांगवान यूइंग रोते हुए फर्श पर गिर गई। उसको पूरी तरह से यकीन हो गया कि उनके लिए इस नामुमकिन लड़ाई को जीतने का कोई रास्ता नहीं है।
वो रोबोट बिना रुके अपना खतरनाक पीछा करता रहा। लिन जिचिन का पीछा कर रहा था जब लिन जिचिन बहादुरी से शेन किंगहान को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था। शेन किंगहान को ध्यान से नीचे उतारने के बाद, अरे भाई हमारा एमसी, लिन जिचिन शांत होकर हालात का जायजा लिया। उसके दिमाग में पहले से ही योजनाएं चल रही थी। उसने बड़े ध्यान से देखा कि वहां सब लोग पूरी तरह से थक गए होंगे। इसका मतलब था कि शेन किंगहान का तेज ट्रेनिंग सेशन अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। यार, ये एक बड़ा राज खुला। लिन जिचिन असल में इस जानलेवा लड़ाई को उसके लिए एक सख्त लेकिन असरदार बूट कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने सोचा कि सबक मिल गया है और स्टूडेंट्स को उनकी हद तक धकेल दिया गया है, तो उसने हिम्मत से ऐलान किया कि अब इस लेवल को पूरी तरह से खत्म करने का वक्त आ गया है। पूरे यकीन के साथ वो आगे बढ़ा, रोबोट के अगले तबाही वाले हमले को सीधे रोकने के लिए तैयार, और अकेले ही इस पागलपन को खत्म करेगा। इधर उसी वक्त ट्रेनिंग बिल्डिंग की छत पर ऊपर पहली 3 टीम्स के स्टूडेंट्स को उनके अलग अलग लड़ाई के जख्म के लिए इमरजेंसी मेडिकल मदद मिल रही थी। देखो, वो सब एक साथ बड़बड़ा रहे थे, तीसरी लेवल के रोबोट की पागल हद से ज्यादा ताकत के बारे में। पूरी तरह से हैरान थे कि कोई भी इतनी मुश्किल चुनौती को कैसे जीत सकता है। एक बहुत गुस्से वाला स्टूडेंट अंदाजा लगा रहा था कि शायद टेस्ट शुरू से ही नामुमकिन बनाने के लिए सेट किया गया था। बस इंस्ट्रक्टर्स की बहुत ज्यादा ताकत का एक शानदार प्रदर्शन था। इस शोर शराबे के बीच गाओ मू, ली मोयू, मा वेवी और लुओ योंगजियन, जो पूरी तरह से चोट खाए हुए थे, एक साथ इकट्ठे थे और बुरे हालात के बारे में बात कर रहे थे। गाओ मू, जो हमेशा आशावादी था, उसने ग्रुप डी के बारे में अपनी चिंता जताई। सोच रहा था कि वो अभी तक इस गड़बड़ से बाहर क्यों नहीं आए। दूसरों ने जल्दी से उसकी उम्मीदें तोड़ दी, उनकी जीत की कोई संभावना नहीं मानी और ठंडे तरीके से बताया कि लिन जिचिन की टीम पहले से ही सबसे कमजोर और सबसे पीछे थी। इसका मतलब वो लगभग बर्बाद थे। अचानक एक तेज धमाका हुआ जिसने पूरी छत को हिला दिया। स्टूडेंट्स पूरी तरह से घबरा गए और बहुत बेचैनी से सोच रहे थे कि क्या भूकंप आ गया है। इंस्ट्रक्टर लू तियानरोंग और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स यार इतने बड़े शोर शराबे के हैरान करने वाले कारण को पूरी तरह से हैरानी से देख रहे थे। छत के बिल्कुल बीच में वही टूटा हुआ, चिंगारियां निकलता हुआ और कटा हुआ सिर गिरा था, उसी खतरनाक रोबोट का जिसने कुछ देर पहले उन सबको पूरी तरह से हरा दिया था। एक अलग ऑब्जर्वेशन रूम में मो डोंगजी और एक बड़े ओहदे वाली महिला मिलिट्री ऑफिसर एक हाईटेक मॉनिटर पर हो रही घटनाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। मो डोंगजी ने टेस्ट की कड़ी निंदा की। उसने कहा कि एक रोबोट को लगाना जिसके पास पीक ऑर्डिनरी रैंक 8 की ताकत है, सिर्फ स्टूडेंट्स के खिलाफ, तो ये तो शुरू से ही बड़े पैमाने पर नाकामयाबी के लिए बनाया गया है। वो ऑफिसर यार और कोई नहीं, नैनजांग प्रोविंस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कमांडर याओ मुलिंग थी। वो शांत होकर अपनी चाय पी रही थी और शांत तरीके से एक वजह बताई। उनका मानना था कि ये यंग स्टूडेंट्स अक्सर अहंकार से भरे होते हैं और शुरू में ही एक ऐसा अनुभव जो उनको नरम बनाए बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस खास ट्रेनिंग को कबूल करें जो उनका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही वो देखते रहे, कमांडर याओ मुलिंग ने स्क्रीन पर एक बहुत हैंडसम यंग लड़के की तरफ इशारा किया जो बड़े लगन से ब्लड टेम्परी नाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। मोडोंगजी ने हाथ हिलाकर उसको नकार दिया, बोली कि वो तो बस एक मासूम बच्चा है जो ऊपरी ताकत से आसानी से धोखा खा जाता है। उनकी बात अचानक रुक गई जब उन्होंने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। लिन जिचिन ने एक ही धमाकेदार पंच मारा जिसने रोबोट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बस कबाड़ रह गया। दोनों ताकतवर औरतें पूरी तरह से हैरान और चुप हो गईं। उनका यकीन न करने का एहसास कमरे की हैरान करने वाली खामोशी में साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद हारे हुए रोबोट का बिना सिर वाला शरीर शानदार तरीके से छत तोड़कर नीचे टेस्टिंग रूम में गिरा। कसम से लिन जिचिन की तबाह करने वाली ताकत का यह सबूत था। मोडोंगजी और कमांडर याओ मुलिंग जल्दी से नीचे उतरे लिन जिचिन और उसकी हैरान टीम का सीधे सामना करने के लिए। कमांडर ने तुरंत लिन जिचिन पर निशाना साधा। ये पूछ रही थी कि उसने ऑर्डिनरी रैंक 9 की ताकत कैसे निकाल ली जबकि उसका ऑफिशियल बायोलॉजिकल लेवल सिर्फ ऑर्डिनरी रैंक 8 है। यार, लिन जिचिन जो हमेशा चालाक था, उसने आधा सच बताया। उसने कहा कि उसकी अपनी ताकत ब्लड टेम्परिंग आर्ट से मिली तेज ताकत के साथ उसे ये हैरान करने वाला काम करने में मदद मिली। मोडोंगजी मन ही मन में बहुत शक कर रही थी, सोच रही थी कि क्या ये आर्ट अकेले ही इतनी बड़ी ताकत दे सकती है। उसने तुरंत फैसला किया, वो अपनी जबरदस्त दिमागी ताकत का इस्तेमाल करेगी, उसका पूरा स्कैन करेगी और उसकी असली ताकत पता लगाएगी। उसकी ताकतवर इरादों को समझते हुए लिन जिचिन ने तुरंत अपनी नेचुरल कैमोफ्लेज एबिलिटी एक्टिवेट की, अपनी असली ताकत को चालाकी से छुपाया और उसी वक्त उसकी एबिलिटीज को छुपके से जांचने का फैसला किया। लेकिन मोडोंगजी का मेंटल स्कैन बहुत ताकतवर था और उसने जल्दी से हैरान करने वाला सच पता लगा लिया। लिन
जिचिन के पूरे शरीर ने अपनी पहली टेम्परिंग पूरी कर ली है। इसका मतलब उसका बायोलॉजिकल लेवल असल में पूरा ऑर्डिनरी रैंक 9 है। उसने तुरंत समझ लिया कि लिन जिचिन सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। जब कमांडर याओ मुलिंग ने उसके फाइंडिंग्स के बारे में पूछा तो मोडोंगजी ने बिजली की तेजी से फैसला किया, लिन जिचिन के हैरान करने वाले राज को बचाने के लिए। उसने चालाकी से कमांडर को बताया कि उसका बायोलॉजिकल लेवल असल में सिर्फ ऑर्डिनरी रैंक 8 है, लेकिन उसका फिजिकल शरीर हैरान करने वाला ताकतवर है, एक शुरुआती ऑर्डिनरी रैंक 9 जीन फ्यूजर के बराबर। ये सुनकर कमांडर बहुत खुश हो गई। उसने खुशी से अपने हाथ ऊपर उछाले, ऐलान किया कि प्योर ब्लडेड ह्यूमन फिजिकल एनहांसमेंट का रास्ता पूरी तरह से अजेय लगता है। उसने कहा कि अगर लिन जिचिन सच में बायोलॉजिकल बैरियर को तोड़ सकता है तो उसका फ्यूचर पूरी तरह से असीम होगा। उस बहुत मुश्किल टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स को एक बड़े हथियार घर में इकट्ठा किया गया जो तबाही का खजाना था। कमांडर याओ मुलिंग ने समझाया कि यहाँ हर हथियार बी ग्रेड अलाय से बना है, जो इतने मजबूत हैं कि लोहे को चीर सकते हैं और गोली को भी मोड़ सकते हैं। उसने उनको कहा कि हर कोई एक हथियार चुने, एक आगे आने वाले लड़ाई के अभ्यास के लिए जो सिर्फ 10 दिन में होने वाला है। जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उत्सुकता से अपने नए लड़ाई के हथियार चुन रहे थे, लिन जिचिन अलग खड़ा था। उसने जानबूझकर कोई हथियार नहीं लिया। उसने शांति से वजह बताई कि उसका अपना शरीर, जिसने 3 टेम्परिंग साइकिल्स पूरे कर लिए हैं, किसी भी बी ग्रेड अलॉय से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर है, इसलिए हथियार सिर्फ एक रुकावट होगा। कुछ देर बाद कमांडर याओ मुलिंग स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के पास गई, जिसमें शेन किंगहान और ली मोयू भी थे, ये पक्का करने के लिए कि सबने अपने चुनाव कर लिए हैं। लिन जिचिन के खाली हाथ देखकर उसने सीधे उससे बात की। लिन जिचिन शांति से जवाब देता है कि वो बिना हथियार के लड़ने का पूरी तरह से आदी है, तो उसको हथियार की कोई जरूरत नहीं। कमांडर अंदर से गुस्सा हुई, मन में उस जीनियस को डांट रही थी कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है और उसको एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर वो ऐलान करती है कि उनके नए हथियार समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको तुरंत एक छोटी लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने लिन जिचिन को चुना, बोली कि वो उसके बिना हथियार के लड़ने के तरीके के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहती है और उसने कहा कि सबसे पहले वो ही अपनी ताकत दिखाए। लिन जिचिन, जो हमेशा पूरा शांत और भरोसेमंद रहता है, बस मान गया। तुरंत जाओ युआनजोंग, जिसके पास एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक हेल्बर्ट था, आगे बढ़ा और पहली लड़ाई के लिए खुद को पेश किया। वो अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। लिन जिचिन ने शांति से उसको लड़ाई शुरू करने को कहा। जाओ युआनजोंग बिजली की तरह आगे बढ़ा, अपना बहुत बड़ा हथियार घुमाते हुए एक जोर का नीचे की तरफ वार किया। लिन जिचिन को 2 टुकड़ों में काटने का इरादा था। सभी मौजूद लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था और उनको विश्वास नहीं हुआ। लिन जिचिन ने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने तो हेल्बर्ट की खतरनाक धार को अपने खाली हाथ से आराम से पकड़ लिया और उसके मोमेंटम को तुरंत झटके से रोक दिया। एक हल्का सा ना दिखने वाला दबाव डाला और उस इनडिस्ट्रक्टिबल बी ग्रेड अलॉय ब्लेड पर दरारें फैल गईं। जाओ युनजोंग ने पूरे डर से देखा जब उसका अनमोल हथियार लिन जिचिन की पकड़ में आराम से कुचल गया। वो शक्तिशाली हेल्बर्ट 1000 बेकार टुकड़ों में टूट गया। हथियार के टुकड़ों पर आराम से खड़ा होकर लिन जिचिन ने शांति से पूछा, अगला कौन है? आसपास के स्टूडेंट्स पूरी तरह से हैरान रह गए। उनके दिमाग घूम गए। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक मामूली इंसान सिर्फ अपने खाली हाथ से बी ग्रेड अलॉय को कैसे कुचल सकता है। ताकत के इस बिल्कुल हैरत अंगेज प्रदर्शन के बाद एक नया चैलेंजर अरीना में आया। ये जू शीशी है, इलीट मेका गॉड ग्रुप की एक शक्तिशाली लड़की, जो अपने जेट बूट्स का इस्तेमाल करते हुए एक शक्तिशाली चमकदार सफेद मैकेनिकल सूट पहने हुए नीचे आते हुए एक शानदार एंट्री करती है। वो बिल्कुल वक्त नहीं बर्बाद करती, तुरंत एक हिम्मत वाला चैलेंज देती है। पूछती है कि अपने एमसी लिन जिचिन में एक एनहांस्ड आर्मर पियर्सिंग बुलेट का सामना करने की हिम्मत है क्या? यार, एक बहुत चिंतित ज़ैंकाई तुरंत बीच में कूद गया। लिन जिचिन को तुरंत चेतावनी दी कि वो एक्सेप्ट करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जोर देते हुए बोला कि ये चैलेंज सच में कितना ज्यादा खतरनाक है। वो बताता है कि ये बुलेट्स कोई मजाक नहीं है, ये पूरे 10 मीटर दूर से पूरे 10 सेंटीमीटर की सॉलिड स्टील प्लेट को आराम से पार कर सकते हैं। इतनी गंभीर और डरावनी चेतावनी के बावजूद लिन जिचिन बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और उसने शांत, बिल्कुल बेफिक्र भरोसे के साथ इस पागल चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। देखो, थोड़ी सेफ्टी के लिए जू शीशी ने कहा कि वो कोई भी जरूरी जगह पर निशाना नहीं लगाएगी और हिम्मत से प्रस्ताव रखा कि वो बस बुलेट को अपनी खुली हथेली से पकड़ ले। लिन जिचिन, जो पूरा पागल इंसान है, बस मान गया। जब वो अपना आर्म कैनन एक्टिवेट करती है तो हवा में उत्सुकता थी और वो पूछती है कि क्या वो सच में इसके लिए तैयार है। लिन जिचिन पूरी अवज्ञा के साथ बस अपना हाथ आगे किया और शांति से उसको आगे बढ़ने को कहा। उसने शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट बिल्कुल पास से छोड़ दिया। यार, ये एक सच में लापरवाह कदम था। उस शॉट से एक बहुत बड़ा धरती हिलाने वाला धमाका हुआ। हर देखने वाले को पूरी सस्पेंस में छोड़ दिया। सब सोच रहे थे कि कहीं लिन जिचिन का हाथ बुरी तरह से छिड़ गया होगा,
लेकिन जब गहरा धुआं फाइनली हटा तो एक हैरानकुन खुलासा सबको हिला देता है। जू शिशी का मैकेनिकल आर्म पूरी तरह से बिल्कुल टूट गया था। देखने वाले पूरे झटके में पीछे हट गए। डर के साथ उनको एहसास हुआ कि लिन ज़िचिन की हथेली इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी ज्यादा टफ कि आर्मर पियर्सिंग राउंड उस पर एक निशान भी नहीं बना पाया। वो रोका गया प्रोजेक्टाइल अंदर नहीं जा पाया तो उसके हथियार के अंदर ही फट गया, उसको अंदर से ही तबाह कर दिया और जू शिशी को पूरे दिमाग सुन करने वाले झटके में छोड़ दिया। बाकी स्टूडेंट्स इस बड़े गॉड टियर काम को देखकर पूरे आश्चर्य में थे, जोर से सोच रहे थे कि क्या उसके जैसे प्योर ब्लडेड इंसान सच में पूरी मानवता का भविष्य है। कमांडर याओ मुलिंग एक बड़ी बहुत संतुष्ट मुस्कुराहट में खो गई। मन में सोच रही थी कि लिन ज़िचिन सिर्फ टॉप टियर जीनियस नहीं है, बल्कि ऐसा जीनियस है जो सभी दूसरों से बहुत आगे है, एक सच में अलग ही हस्ती। उसके इस नए शानदार प्रदर्शन के बाद इंस्ट्रक्टर्स, जिनको पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने समझदारी से फैसला किया कि अब वो उसके पर्सनल जो क्लियरली ओपी ट्रेनिंग मेथड्स थे उनमें और दखल नहीं देंगे। जबकि बाकी लोग अपने नए शानदार हथियार ध्यान से सीख रहे थे, अपने एमसी ने अपना खाली वक्त ब्लड टेम्परिंग आर्ट पर ध्यान से फोकस करने में इस्तेमाल किया और अपने बॉडी टेम्परिंग का मुश्किल चौथा साइकिल शुरू किया। कैंप के अगले जरूरी फेज में स्पेशल फ्यूचरिस्टिक पॉड्स में गहरा ट्रेनिंग था, जो बहुत ध्यान से इस तरह बनाए गए थे कि इस्तेमाल करने वाले की क्यूआई, ब्लड और स्पिरिचुअल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। शेन किंग हान अपने पॉड से पूरी तरह से थकी हुई निकली, लेकिन उसको बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास था क्योंकि उसने बिल्कुल हैरानंगेज रिजल्ट्स हासिल किए थे। उसका क्यूआई और ब्लड अब हैरानी से एक तेज लेवल 6 इंटेंसिटी झेल सकते हैं, जबकि उसका मेंटल स्ट्रेंथ एक हैरानंगेज लगभग अनसुनी लेवल 7 पर पहुंच गया है। ये काम सभी मौजूद लोगों को पूरी तरह से हैरान कर देता है। जब उसकी बारी आई, लिन ज़िचिन विश्वास के साथ एक पॉड में घुस गया और डरावनी निश्चितता के साथ अपनी असली सीमाओं का जल्दी से हिसाब लगाया। उसने अंदाजा लगाया कि उसका शरीर एक डरावनी लेवल 11 पॉड को आराम से झेल सकता है, जो एक एडवांस रैंक 2 एक्सपर्ट के बराबर है। यार, ये ताकत का एक पागल लेवल है, लेकिन चालाकी से कोई शक ना हो इसलिए उसने जानबूझकर मशीन को सिर्फ लेवल 8 पर सेट किया, अपनी असली बड़े ताकत को रोके रखा। इतना कुछ जानबूझकर रोके रखने के बावजूद वो फिर भी इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स दोनों के झटके में निकला, जो बस विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो लेवल 8 मेंटल ट्रेनिंग सेशन को झेल गया। लिन ज़िचिन ने मन में सोचा कि अपनी असली बहुत ज्यादा काबिलियत को छुपाना बिल्कुल सही था। उसने एक चालाक प्लान बनाया कि वो शेन किंग हान के साथ उसी रात ट्रेनिंग रूम में वापस चुपके से जाएगा, ताकि अपनी असली बिना रोक टोक वाली सीमाओं को सच में टेस्ट कर सके। और उसको उम्मीद है कि इससे उसको अपने अभी के बायोलॉजिकल लेवल का ज्यादा साफ, ज्यादा सही आइडिया मिलेगा। इसी बीच शंघाई यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सोंग युयान बड़े लाइब्रेरी में पूरी तरह से अकेली बैठी है, पुरानी किताबों के डरावने ढेरों से घिरी हुई है। यार, वो खुद से शिकायत करती है, थोड़ा गुस्सा में, कि लिन ज़िचिन और डीन लियू च्वानवू दोनों आराम से दूर है और उसको सारा मुश्किल काम करने के लिए गलत तरीके से छोड़ दिया गया है। अचानक एक मीठी आवाज उसको ठीक पीछे से ग्रीट करती है, जिससे वो पूरे आश्चर्य में पीछे मुड़ जाती है, अनकहे दखल से चौंक जाती है। उसकी मुलाकात लेजेंडरी 9 टेल्ड डीमन फॉक्स से होती है, जो पुरानी शक्ति का ऑरा छोड़ते हुए सामने खड़ी थी। वो शक्तिशाली प्राणी आराम से अपनी बाहों में सोंग युयान को लेती है और एक दिलकश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बुरे इरादे से पूछती है कि क्या वो जानती है कि लिन ज़िचिन कहाँ मिल सकता है।